हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोन्सी। ठीक है। इससे पहले आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बायोन फोर्स क्या होता है, अपथ्रस्ट क्या होता है। ठीक है। हमने बायोन फोर्स कैलकुलेट किया था कि बायोन फोर्स कितना आता है आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर अपथ्रस्ट की वैल्यू आपके पास में किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अब आपके पास में आता है बायोन्सी। बायोन्सी भी आपके पास में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट की है, और ये ही आपके पास में बायोन फोर्स से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो बेसिकली बायोन्सी क्या है आपके पास में, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की क्वालिटी होती है। ठीक है। टू फ्लोट, कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, तैरे इन अ लिक्विड। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वो लिक्विड में कब फ्लोट करेगा, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन द लिक्विड। ठीक है। लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट के तैरने की जो क्वालिटी होती है, दैट इज नॉन एज द बायोन्सी। ठीक है। अब आपके पास में हमें ये स्टडी करना है कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास में होते हैं जो फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उनके पीछे रीजन क्या होता है, अब हमको ये स्टडी करना है। ठीक है। तो इसकी स्टडी के लिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं आपके पास में, ठीक है, कि कोई कंटेनर है, आपने कोई कंटेनर कंसीडर किया हुआ है और इसके अंदर आपने लिक्विड फिल कर दिया है। ठीक है। कोई कंटेनर लिया, उसमें आपने लिक्विड फिल किया है। अब आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपके पास में कंटेनर है एंड दिस इज लिक्विड। कोई भी लिक्विड हो सकता है आपके पास में, वाटर है, कोई ऑयल फिल किया हुआ है, ठीक है, या एनी अदर मटेरियल। ठीक है, जो भी आपके पास में लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है। तो अब आपके पास में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट है, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो किसी कंटेनर में हो, कहीं पर भी हो, लिक्विड के ऊपर सरफेस पे डाला हुआ हो, हमेशा ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ठीक है। कौन सा फोर्स काम करता है, हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अर्थ। ठीक है, अर्थ की वजह से होता है। तो अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और मैं उसे किसके इक्वल लिख देती हूँ, F1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फोर्सेस काउंट करने हैं। तो F1 आपके पास में, और वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होगा आपके पास में। ठीक है, और यही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट भी कहलाता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसी को आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में ग्रेविटी। ठीक है, वन फोर्स काउंट कर लिया हमने। सेकंड फोर्स आपने कल लेक्चर में पढ़ा था, कौन सा फोर्स होता है, अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, कौन सा फोर्स होगा आपके पास में, अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, अपथ्रस्ट किस, जब आपने सेकंड फोर्स कौन सा होगा, अपथ्रस्ट, और इसी को आपने क्या बोला था, बायोन्ट फोर्स बोला है। ठीक है, हमने बायोन्ट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, तो उसे मैं, और अपथ्रस्ट है तो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं कौन सा फोर्स काउंट कर लेती हूँ, F2। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास में दो फोर्सेस एक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं आपके पास में, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आपने वेट भी बोला है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसकी वैल्यू आपके पास में mg है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ड्यू टू दिस लिक्विड, ये लिक्विड भी आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स का नाम था आपके पास में अपथ्रस्ट या बायोन्ट फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में होगा, अप डायरेक्शन में होगा, दैट इज F2। ठीक है, तो ये दो फोर्सेज हैं जो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं।
या एक्ट है, ठीक है। तो आपके पास में F1 एंड F2 टू फोर्सेस हो गए और F1 आपके पास में W वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब आपको स्टडी करना है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या श्रिंक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों ही फोर्सेस के कंडीशंस को चेक करना है आपको। तो फर्स्ट कंडीशन ले रही हूँ मैं आपके पास में, इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर F1 इज ग्रेटर देन F2। कंडीशन ये है आपके पास में कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स, ठीक है। बायोंट फोर्स से आपके ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तब आपके पास में कंडीशन क्या होगी, देखो ये वेट आपके पास में ज़्यादा है, ऊपर की तरफ आपके पास में फोर्स कम लग रहा है, ठीक है। तो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो कम है आपके पास में, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, एक तरीके से ज़्यादा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, श्रिंक करेगा, डूब जाएगा आपके पास में, ठीक है। तब आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर श्रिंक करेगा आपके पास में, ठीक है। देन सेकेंड टर्म आती है आपके पास में, इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन F2, ठीक है। इस बार आपके पास में F2 क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस। तो आपके पास ज़्यादा फोर्स है, तो जब आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, टोटल फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास में ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट, जो वैल्यू बचेगी वो ज़्यादा वाले की बचेगी। दैट मीन्स F2 आपके पास में बचेगा, और F2 की डायरेक्शन कौन सी है, अप डायरेक्शन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के ऊपर रहेगा, पानी के ऊपर रहेगा या लिक्विड के ऊपर रहेगा। दैट मीन्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा यहाँ पर आपके पास में, क्लियर है। इसके बाद आपके पास में थर्ड पॉइंट आता है, इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर F1 इज इक्वल टू F2, अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तब क्या करेगा ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, ठीक है, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, ठीक है। लिक्विड सरफेस जो आपके पास में ये लिक्विड है, इन तीनों की कंडीशन देखो, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो ये आपके पास में लिक्विड है, श्रिंक करेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इस लिक्विड के अंदर रहेगा। फ्लोट करने का मतलब आपके पास में लिक्विड ये है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इस लिक्विड के ऊपर रहेगा, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन आती है कि अब ऑब्जेक्ट आपके पास में जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। अगर इसके लिए आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द लिक्विड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो ये आपके पास में सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जस्ट बिलो द सरफेस, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। जब आपने श्रिंक करवाया तो लिक्विड का सरफेस यहाँ था और ये आपके पास में बॉटम में है, ठीक है, एक तरीके से। बट जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं आपके पास में तब जस्ट बिलो द सरफेस, ये लिक्विड का सरफेस है आपके पास में, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस कि आपके पास में कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, श्रिंक करेगा या जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस रहेगा आपके पास में, ठीक है। ये दी कंडीशंस हैं। अब यही कंडीशंस आपको इन केस ऑफ द, ये आपने किसके केस में पढ़ी थी, इन दो फोर्सेस के केस में पढ़ी है कि बायोंट फोर्स और वेट के केस में पढ़ी है। अगर यही कंडीशंस आपको कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट का फ्लोट करेगा या श्रिंक करेगा इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी निकालने को कहा जाए, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनेगा आपके पास में कि फ्लोटेशन या फ्लोटिंग एंड shrinking of an object in terms of densities, हमें in terms of densities of object and liquid,
ठीक है। ये दोनों कंडीशंस अब आपको फिर से स्टडी करनी है, सेम कंडीशंस हैं आपके पास में, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज। किस किस की डेंसिटी? ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लिक्विड। ठीक है, तो जब आपने बायोन फोर्स पढ़ा तब आपने क्या पढ़ा था? बायोन फोर्स हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो बायोन फोर्स आपके पास में वैल्यू क्या आ रही थी बायोन फोर्स की? F इज इक्वल टू वी रो एंड जी। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, V क्या है? वॉल्यूम। रो क्या है? लिक्विड डेंसिटी। हमने क्या कंसीडर की थी कल मैंने लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी कहा था कि बी रिमेंबर एफ आपके पास में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या था? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था। बट जो रो है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ना कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। ठीक है, देन जी इज द ग्रेविटी आपके पास में। ठीक है, तो अब आपके पास में एफ तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो ही टर्म्स थी ना आपके पास में, F1 जो कि वेट के इक्वल था और दूसरा क्या था? F2। F2 क्या था आपका? बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स तो ये है आपके पास में। ठीक है, अब बारी आती है F1 यानी कि वेट की। तो अब आपके पास में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा आपके पास में, वो कैलकुलेट करना है। तो वेट क्या होता है आपके पास में? M इंटू में G। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा आपके पास में? मास का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में आपके पास में वॉल्यूम। ठीक है, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी क्या होती है आपके पास में? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम की इधर ले जाकर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास बन जाएगा आपके पास में। तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेनी है इस बार, उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर लें? सिग्मा से। ठीक है, किससे? सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। इनटू में वॉल्यूम हो गया आपके पास में V। ठीक है, देन यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में वेट या F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? सिग्मा V इंटू में G। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कंडीशंस निकालनी है कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब श्रिंक करेगा। तो पहली कंडीशन थी आपके पास में, इफ F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू वेट, ये आपके पास में ग्रेटर होता है F2 से। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में? F1 का मतलब सिग्मा V इंटू में G इज ग्रेटर देन द V रो G। दोनों साइड से G कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, दोनों सेम होती हैं। वॉल्यूम भी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी क्या कंडीशन? सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। ये कंडीशन बच रही है आपके पास में। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा आपके पास में कि सिग्मा इज ग्रेटर देन द, यानी कि कौन सी कंडीशन? इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये कंडीशन आती है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा आपके पास में। पहली कंडीशन यही थी आपके पास में। अब बारी आती है सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या था आपके पास में? F1 इज इक्वल टू वेट इज लेस देन F2। जस्ट रिवर्स कंडीशन थी आपके पास में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में? इसका उल्टा आएगा आपके पास में कि सिग्मा इज लेस देन रो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि F1 या वेट जो है वो इक्वल हो F2 के, तब आपके पास में सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा? रो। अगर दोनों ही डेंसिटीज आपके पास में इक्वल आती हैं तब आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। ठीक है, वो लिक्विड सरफेस से के ऊपर उसके नीचे फ्लोट करेगा। ठीक है, तो आपसे जब कहा जाए कि इन केस ऑफ द फोर्सेस बताइए, तो आपने फोर्सेस के केस में पढ़ा पहले,
अब ये किस केस में है, डेंसिटीज के केस में है। तो सिग्मा यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देन रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी है आपके पास में, और अगर हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेगा, डूब जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपने कहा कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो दैट मीन्स वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि वो तैरेगा वहां पर। और अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट तैरेगा बट, या फ्लोट करेगा बट जस्ट बिलो द वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस, ठीक है। अब आपने कंडीशंस पढ़ ली हैं, और वो कंडीशंस फ्लोटेशन और श्रिंक के लिए थी कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब श्रिंक करेगा, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। उन्होंने वो जो प्रिंसिपल दिया था वो भी आपके पास में अबाउट द फ्लोटेशन ही था, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा आपके पास, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या थी, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है, इन अ लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को इमर्स्ड मतलब डुबोया जाता है, पार्शियली थोड़ा बहुत, और कंप्लीटली या फिर कंप्लीट, इन अ लिक्विड या इन द फ्लूइड, ठीक है, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, ये हमें मालूम है कि उसके ऊपर लिक्विड में या फ्लूइड में आप जब उसे डालोगे तो वो लिक्विड क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, दैट इज नोन एज द अपथ्रस्ट, ठीक है। और वो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास में किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपके पास में, फ्लोट करेगा, ठीक है। अगेन व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इमर्ज पार्शियली और कंप्लीटली, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वो कंप्लीटली और पार्शियली अगर आप उसको इमर्ज करते हैं इन द फ्लूइड, देन उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू दैट फ्लूइड, और वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड के होता है, डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, जितना वो ऑब्जेक्ट उसको डिस्प्लेस कर पाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वही सेम आपके पास में कि लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई बैकेट है आपके पास में, उसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। अब आपने उसमें एक खाली मग को डाला, ठीक है, जब आप उसमें एक खाली मग को डालते हैं तब क्या होगा, थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। अगर यही चेकआउट करना है तो आप एक कांच का गिलास लीजिए, ठीक है, एक कांच का गिलास जब आप लेंगे तो उसके अंदर से आपके पास में मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, या तो फिर आप, ठीक है, उसमें आप लिक्विड को फिल कर दीजिए, ठीक है, और उस लेवल को पेन से उसके ऊपर मार्क कर लीजिए। फिर उसके अंदर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आप अपना डेली लाइफ में कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट जब उसके अंदर डालेंगे तो वही लिक्विड सरफेस क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने जो वो ऑब्जेक्ट डाला है उसकी वजह से वाटर का सरफेस क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है, ड्यू टू दैट जो लिक्विड का सरफेस है वो इंक्रीज हो जाता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो वो आपके पास में जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट किसके इक्वल होना चाहिए, अपथ्रस्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी आपके पास वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्लोट करेगा। अगर ये वेट आपके पास में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, आपके पास में डिस्प्लेस लिक्विड जो है आपके पास में उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपके पास में, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में इस प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन उसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि अपथ्रस्ट और अपथ्रस्ट ही आपके पास में क्या था, बायोंट फोर्स था, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ द लिक्विड, यही आपने अभी पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा था, वेट ऑफ द लिक्विड, तभी आपके पास में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। देन इसके बाद में अगर आपको वेट ऑफ द लिक्विड निकालना है या ऑब्जेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को बाहर एयर में रखा हुआ है तब आप उसका वेट करें, माइनस कर दें उसे वेट ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड, जब आप फ्लूइड के अंदर रखते हैं तब उसका वेट मेजर करें और उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तब आपके पास में क्या आएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड,
डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, कि आपके पास में कुछ एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन आती है आपके पास में फ्लोटेशन ऑफ द शिप। आपने ये बहुत बार सुना है आप डेली लाइफ में बहुत बार कि एक जहाज आपके पास में होता है या कोई शिप है, वो आपके पास में पानी में फ्लोट करता है या तैरता है इजीली, बट एक छोटी सी पिन होती है वो पानी में डूब जाती है, या कोई आयरन नेल से आपके पास में वो क्या करता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास में जो जहाज है या जो शिप है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, उसका डिज़ाइन जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या था कि क्या होना चाहिए, जो अपथ्रस्ट होगा, ठीक है, जो आपके पास अपथ्रस्ट होगा, जो वाटर है वो फोर्स जो लगा रहा है, दैट मीन्स बायोंट जो फोर्स है आपके पास में, वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, वहां पर वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, डिस्प्लेस बाय द शिप, ठीक है। जो जहाज है उसके द्वारा जो वाटर हटाया जा रहा है, जो उसका वेट है उसके इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए आपके पास में क्या होता है, अपथ्रस्ट ज्यादा होता है आपके पास में, ठीक है। देन वो आपके पास में शिप क्या करता है, वहां पर फ्लोट करता है, ठीक है। जबकि आपके पास में आयरन नेल्स की कंडीशन में क्या होता है, उस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, उसमें जस्ट रिवर्स होता है कि जो अपथ्रस्ट होता है वो स्मॉल होता है और आपके पास में वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगेन दूसरा आपके पास में एप्लीकेशन आता है कि जो फ्लोटेशन ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि बहुत आइसबर्ग का मतलब है बहुत सारी, आपने ग्लेशियर्स देखे होंगे, बहुत सारी आइस है, ठीक है, वो आपके पास में कई बार वाटर के अंदर आपके पास में फ्लोट करती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो आपने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ आइस जो आपके पास में है वो लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर। लिक्विड आपके पास में हम वाटर कंसीडर कर सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास में कितनी होती है, 1000, और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि आपके पास में डेंसिटी ऑफ द आइस अप्रॉक्सीमेटली 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ये आपके पास में कुछ डाटाज हैं जो आपने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, उसमें है आपके पास में टेबल आती है, ठीक है। तो आपके पास में जो डेंसिटी ऑफ द आइस है, हमने अभी डेंसिटी के केस में फ्लोटेशन की कंडीशंस पढ़ी थी कि सिग्मा इज लेस देन रो, तब आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, सिग्मा क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और ऑब्जेक्ट क्या है इस बार हमारा आइसबर्ग है, ठीक है, और लिक्विड क्या है आपका, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी आपके पास में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, फ्लोट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है फ्लोटेशन ऑफ द सबमरीन। सबमरीन का मतलब जो आपके पास में पनडुब्बियाँ होती हैं, ठीक है, उनसे है। तो जो पनडुब्बी होती है एक तरीके से वो क्या करती है, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस होती है, ठीक है। लिक्विड सरफेस से या समुद्र वगैरह में आपके पास में सी में क्या होती है, वाटर के नीचे होती है, ठीक है। तो इसका जो डिज़ाइन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली शिप के जैसा ही होता है, ठीक है, बट इनके अंदर एक वाटर टैंक बनाए जाते हैं, ठीक है। वाटर इनके अंदर क्या बनाए जाते हैं, वाटर टैंक बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में क्या कंडीशन रखनी है, इन केस ऑफ द डेंसिटी अगर आप पढ़ना चाहें, आपको उसको नीचे श्रिंक करवाना है, ठीक है। हमें वाटर के अंदर सबमरीन है तो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगी, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पर, सिग्मा इज ग्रेटर देन द रो, ठीक है। तभी आपके पास में वो क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आपके पास में आपको सबमरीन्स को वाटर के नीचे श्रिंक करवाना है या वाटर में भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं, वाटर जो टैंक होते हैं जो सबमरीन के अंदर हैं उनमें हम वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वाटर फिल करेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपके पास में, सबमरीन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और लिक्विड की डेंसिटी
कम रहती है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी तो आपको मालूम है कितनी है, ऑलवेज दिस मच, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई आपके पास में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हो जाती है तो सबमरीन क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगी। और अगर आपको सबमरीन को बाहर लेकर आना है, वाटर सरफेस के ऊपर लेकर आना है, फ्लोट करवाना है, तो आपको ये कंडीशन क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी। उस केस में आप क्या करेंगे, जब आपको उसको फ्लोट करवाना है, ठीक है, तो हम वाटर टैंक से जो वाटर है उसको क्या करते हैं, सी के अंदर वापस भेज देते हैं, यानी कि वाटर टैंक्स को हम खाली कर देते हैं। तो वेट ऑफ द सबमरीन क्या हो जाएगा आपके पास में, कम हो जाएगा। तो वेट कम होने का मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी आपके पास में, और वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, लिक्विड से बाहर आ जाती है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन है, आपको सबमरीन को कहाँ रखना है, फ्लोट करवाना है या श्रिंक करवाना है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है फ्लोटेशन ऑफ द बैलून। बैलून के केस में भी आपके पास में वही होता है कि आप जब बैलून को फुलाते हैं या उसमें एयर भरते हैं, फिल करते हैं, तब क्या होता है आपके पास में, कौन सी एयर भरी जाती है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होती है उसको आपने सिग्मा कंसीडर किया, दैट इज क्या कर होती है, लेस देन द रो, किससे, रो से कम होती है। और रो किसकी डेंसिटी होगी, एयर की, जो आपकी एयर प्रेजेंट, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपके पास में एयर एटमॉस्फेयर में होती है, ये आपके पास में एटमॉस्फेरिक एयर है आपके पास में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसकी डेंसिटी जो आपके पास में है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस डेंसिटी, ठीक है। तो आपके पास में बैलून के अंदर जो एयर फिल होती है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हल्की होती है या लाइट होती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में आपके पास में मॉइस्चर भी होते हैं, लिक्विड पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है आपके पास में, इसीलिए आपका जो बैलून है वो फ्लोट करता है इन द एयर, ठीक है। तो these are the some applications of the Archimedes principle. Now this chapter is complete here. In this chapter all the topics of the flotations are completed, so please complete this chapter.